अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूँ वकास वलाना। एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर वापस आए, कल उन्होंने रात को तकरीर की और जिस तरह शादी के बाद बाराती भी चले जाते हैं और अगले दिन बंदा ससुरालियों के हवाले हो जाता है तो यही हाल है उनका। अब ससुरालियों कैसे वो इज़्ज़त देते हैं, नवाज शरीफ के साथ भी यही होगा। अब उनकी पाकिस्तान के निज़ाम में किस तरह इज़्ज़त बनेगी। केस भी लगा हुआ है, जिस केस के हवाले से, जिस केस को छोड़कर गए थे या जिस जेल से छोड़कर गए थे वहीं पर दोबारा होगा या फिर मामलात और तरफ जाएंगे। एक तो ये, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, यानी 9 मई का जो वाक़या था उसमें सानहा 9 मई फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो चुका है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है और ये पूरी तफसीलात हैं कि बड़ी लंबी सज़ा नहीं होगी, ट्रायल जल्दी होगा। जो लोग पहले ही जिनके ऊपर कोई ट्रायल होगा। दूसरी जानिब फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में 9 मई के वाक़यात के 9 मुल्ज़मान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। दो तो ये मामलात हैं। तीसरा मामला आपको पता है कि पिछले वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, फिर कुछ वक्त के लिए हमजा शहबाज और फिर चौधरी परवेज़ लाही, उस्मान बुज़दार का करप्शन का दौर जो कि नून लीग और PDM पूरी दोहराती रही, बार बार याद कराती रही। फिर चौधरी परवेज़ लाही, उनके ऊपर भी बड़े इल्ज़ामात लगे। फिर उसके बाद आ गए निगरान हुकूमत वाले, निगरान हुकूमत के चीफ मिनिस्टर, गो के हम भी उनके ऊपर तनकीद करते रहे, सारे तनकीद करते रहे और मतलब उनकी हुकूमत के ऊपर कि ये तो इल्लीगल हुकूमत है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, तवालुत इख्तियार की जा रही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुकूमत दी गई है। मगर अगर आपकी सारी बातें मान लें, लेकिन उनकी दौर हुकूमत वर्सेस पिछले, यानी उस्मान बुज़दार के दौर के हुकूमत के तमाम तर प्रोजेक्ट्स और तमाम तर चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए तो एक केस हुआ था, आपको पता है, रावलपिंडी प्रोजेक्ट, वो था रिंग रोड प्रोजेक्ट। उसमें एम्बेजलमेंट भी हुई, कुछ कमिश्नर, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर जो होते हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम थे, बाद में एक्विट हो गए थे। जुल्फी बुखारी सरवर का नाम, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर का नाम। तो अब ये मौजूदा चीफ मिनिस्टर ने 2 दिन पहले वहाँ पर विज़िट किया। उन्होंने कहा कि 38 किलोमीटर की लैंड एक्विजिशन करनी थी, 12 किलोमीटर के ऊपर FW ने काम शुरू कर दिया, बाकी लैंड एक्विजिशन हो नहीं रही। उन्होंने कमिश्नर को, बाकी ऑफिसर्स को कहा कि मार्केट रेट के ऊपर आपने लैंड को एक्विजिट करना है। बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल उन्होंने विजिट किया और कहा कि जल्द से जल्द इसको एक्टिवेट करें, काम करें, मार्केट रेट के ऊपर करें, कोई एम्बेजलमेंट नहीं चाहिए। और ये सारी चीज़ें इस निगरान वज़ीर आला के दौर में लाहौर के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। मगर पिछले दौरे हुकूमत के साथ कंपैरिजन इसका बनता है। शुएब शाहीन साहब, आमिर हसन साहब, उज़मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब, बाकी सियासत के ऊपर बात करते हैं, मगर एक गिला जो इस निगरान हुकूमत के साथ, निगरान वज़ीर आला के साथ आपका है कि वो इल्लीगली बैठे हुए हैं, तवालत इख्तियार की हुई है, मगर उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका मुकाबला आपके उस वक्त के वज़ीर आला और फिर निगरान वज़ीर आला का, पिछले वज़ीर आला जो परवेज़ लाही हैं उनसे किया जाए तो आपको फ़र्क नहीं नज़र आ रहा? ज़्यादा काम कर रहे हैं। बात यह है कि ये ड्रामेबाजी तो उस वक्त पता चलेगा कि जब ये जाएंगे कि क्या फ्रॉड करके जा रहे हैं और कितनी करप्शन करके जा रहे हैं, क्या इन्होंने बुनियादी इंसानी हुकूक की मुअत्तली कर रखी है, किस तरह लोगों को मार धाड़ और लोगों को जबर और जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं। रात भी देखें, मैनेजमेंट ने पहला जलसा या कॉर्नर मीटिंग अलाउ की, आज पुलिस वहाँ पहुँच गई, रात हमारे वकीलों के दफ्तरों में छापे मारे गए, घरों में छापे मारे गए, तोड़ फोड़ की, चार दीवारी की, पामाली की। नहीं तो फिर आप इस तरह करें कि फिर आप बादशाह डिक्लेयर कर दें कि नॉमिनीज रख दें, फिर आप इलेक्शन क्यों कराते हैं? देखें, आपको आज क्या कहता है कि जिसको लोग अवाम मुंतखब करेंगे उन्होंने करना है, उन्होंने पूरे ममलिकत चलाने हैं। अगर इनको इनके जरिए चलाने हैं तो फिर काकड़ साहब को और मोहसिन नकवी को और इस तरह के बहुत सारे और ला के बैठा दें। ये असम्बलियों की क्या जरूरत है? फिर बाकी कोई काम करने की क्या जरूरत है? और जब ये जाएंगे तो इनके करतूतों का पता चलेगा कि इन्होंने क्या जुल्म किए हैं और क्या क्या हरकतें की हैं और क्या क्या करप्शन की है, जिसका बुनियाद ही गैर आईनी है, जिसकी बुनियाद ही फ्रॉड है। उससे आप क्या मजीद बात जिस तरह चौधरी परवेज़ लाही की करप्शन का पता चल रहा है सर, इसी तरह इनका भी लग जाएगा पता। देखें, परवेज़ लाही के खिलाफ क्या साबित किया है? परवेज़ लाही को 15 दफा, 20 दफा, 25 दफा अदालतों ने जमानतें दी, आप नहीं छोड़ रहे, ना छोड़े। ये आपकी रियासत है। आपके रियासत के उसूल ये हैं कि जो 2 केसेस में 7 साल और 10 साल सजा याफ्ता मुजरिम है, कल आपने पूरे मीडिया ने उसको एक हीरो ऐसे बनाया हुआ था कि जैसे कश्मीर फतह करके आ रहा हो या फलस्तीन आज़ाद करा के आ रहा हो। बायोमेट्रिक वहाँ उसके स्टेट गेस्ट का स्टेटस दे के आप वहाँ चले गए। हालत यह है कि एक शख्स और वो जो कमियाना साहब उसको सलूट मार रहे हैं
रियासत का मुजरिम है, रियासत का हाई कमिश्नर वहां उसको प्रोटोकॉल दे रहा है और बयानिया याद करा रहा है। रियासत का मुजरिम को दूसरा रियासत का एहलकार जो मेरे आपके पैसों से इस वक्त वो तनख्वाहें लेता है और मुफ्त मराहत $18 बिलियन के करीब लेते हैं, वो एक मुजरिम को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और वो उसको हीरो बनाया हुआ है। ये आपकी अगर रियासत का उसूल है तो अल्लाह ही हाफिज है फिर ऐसी रियासत का। बात ये नहीं है, बात ये है आपको कुछ कानून, कुछ रूल रेगुलेशंस, कुछ प्रोसीजर, कुछ चीजें रखनी है या नहीं रखनी है। नहीं तो ये इस तर्ज अमल से जो कुछ किया जा रहा है या जो कुछ हो रहा है उस फाशिस्ट हुकूमत की ये एक्सटेंशन है, ये बी टीम है उनकी, मुस्लिम लीग नून की। आज जो कुछ हो रहा है वो जो कुछ वो करके गए हैं, वो तो आए थे ना महंगाई मुकाओ मार्च लेकर 16 महीने, कल जिसकी तारीफें कर रहे थे अपने सगे भाई को खड़ा होकर 2017 के साथ कंपैरिजन कर रहे थे। तो बताएं हुकूमत किसकी थी, अगस्त 2022 हो या अगस्त 2023 हो, वो हुकूमत तो आपके उस सगे भाई की थी जो आपके साथ खड़ा हुआ था। ठीक 6.1% जीडीपी को ये 0.3% पे ले आए जी। जो जुल्म इन्होंने मचाए हैं, जो माशी बदहाली कायम की है, वो कौन जिम्मेदार है? कौन 16 महीने तो ये इनकी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने तो ये क्या कहते थे, हमने जनाब दूध और शहर की नदियां बहा दी हैं। क्या हुआ, उसका अंजाम क्या हुआ? आज आपके सामने जब फैक्ट सामने आए पता चल गया है, पता चल कौन किस पानी में है, कौन और लोगों को भी पता चल गया है। ठीक है सर। ले जी बैरिस्टर आमिर हसन साहब, फिर उज़मा साहब आपकी तरफ। बैरिस्टर साहब, एक तो सियासत के ऊपर भी और दूसरा ये मोहसिन नकवी वर्सेस उस्मान बुरदार वर्सेस चलें उसको हमजा शहबाज को तो निकाल देते हैं, चौधरी परवेज लाही इलीगल वजीर आला आपकी नजर में ये हैं? और अगर हैं तो काम तो ज्यादा ठीक नहीं हो रहे। जो उनके प्रोजेक्ट जिसमें एम्बेजलमेंट थी वो कह रहे हैं कंप्लीट करें, लाहौर में भी रुके हुए प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, रावलपिंडी रिंग रोड का प्रोजेक्ट भी न्यूज़ की खबर के मुताबिक कंप्लीट करने जा रहे हैं जो वो वहां पर विजिट करने गए। तो आपका तजिया? देखिए, जो निगरान हुकूमत है उसने डे टू डे मैटर्स को देखना होता है। मेरे ख्याल से निगरान चीफ मिनिस्टर को उन्हीं मामलात के अंदर रहना चाहिए। और दूसरा, निगरान हुकूमत का सिर्फ काम ये है कि उसने असिस्ट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अच्छा। और इलेक्शन करवाने हैं फौरी तौर पे। अच्छा। अगर पीटीआई ने ये काम ना किया होता और अक्सरियत की, अपनी भी अक्सरियत की और सियासी तौर पे ये गलत फैसले ना करती तो शायद आज ये उन्हें भी ये ना भुगतना पड़ता। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ज़रा आईनी तरीके से देख लेती, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने कहा, तरमैन अल्लाह साहब ने, मंसूर अली शाह साहब ने, कि अगर हम देख लें कि ये जो असेंबलीज टूटी हैं केपीके वाली या पंजाब वाली, ये मेलाफाइडी है, ये बोनाफाइडी, तो फिर शायद फैसला हो पाता। तो ये हर तरफ से गलतियां हुई। ये निगरान हुकूमत का एक तसलसल रहना पंजाब के अंदर, ये कोई अच्छी एग्जाम्पल तो नहीं है। प्रेसिडेंट तो बेहतर नहीं है, लेकिन ये जिद में हुआ है और जिद पीटीआई ने भी लगाई है और उसके बाद भी फिर निज़ाम के अंदर अब कोई हल नहीं है। ये निगरान हुकूमत जाएगी तो कौन आएगा, कैसे बनेगी हुकूमत, तो ये एक मसला तो है। इसी का अब फौरी तौर पे हल ये है कि ज़्यादा बातें और बहस करने की बजाय हम फौरी तौर पे इलेक्शंस पे जाएं। और निगरान हुकूमतों को भी मैं समझता हूँ अब ये सेल्फियों से और ये छापों से और ये अपने मामलात से परहेज करना चाहिए। वो जिस काम के लिए आए हैं वो तो अभी तक नजर नहीं आ रहा, ना समझ भी नहीं आ रही। तो वो काम हो ना तो ये काम छोड़ दें, वो ये भी सवाल है ना कि वो काम तो हो नहीं रहा जिस काम के लिए वो आए हैं, तो ये काम भी रुक जाएगा तो पंजाब बेचारे का क्या होगा? नहीं, पंजाब काम करे, मेरे ख्याल से काम करने से किसने रोका है? जी सर। लेकिन काम करना और वो अनिल कपूर की फिल्म की कॉपी करना, दो मुख्तलिफ कार हैं। हाँ, ये जरा मुख्तलिफ काम है। ये सियासी बंदे को तो सूट करते हैं। मेरे ख्याल से जो निगरान हुक्मरान है, मैं अगर बात करूं एक आज़ादाना तौर पे, तो निगरान हुकूमतें जचती नहीं हैं इस किस्म के काम करने के। आपका जो काम है वो करें। इदारे हैं, चीफ सेक्रेटरी है आपका, दूसरे इदारे हैं, वो सारे काम करें और यही सिखा दें। अगर निगरान हुकूमत को वक्त मिल ही गया है तो वो ये सिखा दे कि ये वन मैन शो नहीं होता। ये हुकूमत का मतलब पूरी हुकूमती मशीनरी होती है। तो अगर वो उसमें मिनिस्टर्स भी होते हैं सर, लीडर तो लीडर होता है ना, चले वो निगरान हो। वही मैं कह रहा हूँ प्राइस मजिस्ट्रेट का काम है कि प्राइस को ठीक रखे, ना कि वजीर आला का। सेहत पे अगर जाके छापा मारना है
तो वजीर सेहत डॉक्टर अकरम साहब हैं, बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, वो चले जाएं। तो साथ वो तालीम चले का जाते हैं ना, अगर कोई वजीर आला मामला भी है तो साथ चले जाते हैं। वो नहीं तो वजीर, यही तो मैं रोना रो रहा हूँ। ठीक है, कि यही तो इलेक्शन चले, लड़ना है, बात मुस्लिम खत्म होगी होना ना। है, तो आपने बिस्मिल्लाह, आपका पॉइंट कौन समझ रोक सकता है? समझ आ गई कि भाई यह काम आपका नहीं है, आप जल्दी जल्दी मुल्क के अंदर इलेक्शन करा दें ताकि मामला आगे बढ़े। उज़मा साहिबा बिस्मिल्लाह, नवाज शरीफ साहब ठीक हैं, सेहत ठीक है, तबीयत ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा कोई प्लेटलेट्स वगैरह का मसला तो नहीं होने वाला पूरे 2 दिन बाद? पाकिस्तान ने उनको कल वेलकम किया है और पूरे पाकिस्तान। जनाब हर आंख वहाँ इश्क बात थी। मैं जरा आपके अश्क बात। शोएब शाहीन साहब की बातें सुन रही थी, बहुत ही तिलमिला रहे हैं, पर्सनली नहीं तिलमिला अटैक होना रहे कोई हैं। भी यहाँ पे। बहुत सख्त फ्रस्ट्रेशन जो है मुझे इनकी समझ आती है। एक तो बेचारा पीटीआई जो पैदावार 2011 मीनारे पाकिस्तान की पैदावार थी, कल 21 अक्टूबर 2023 में उसका जनाजा भी मीनारे पाकिस्तान से ही उठा है। तो शायद इस वजह से बहुत गमज़दा हैं और बहुत तकलीफ में मुब्तला हैं। और वैसे भी पीटीआई का शिराजा इतना बिखर चुका है कि सवाए वकीलों के और कोई बंदा ही नहीं इनके पास रहा। या तो पंजोता साहब आके बैठ जाते हैं या शोएब शाहीन आके बैठ जाते हैं, और तीसरा बंदा तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। शायद इनकी सारी पार्टी जो है वो अब चलाई ये लोग रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, ये जो मुजरिम का ये जो गर्दान कर रहे थे, तो ये इनके जो लीडर साहब हैं, जरा उनकी भी तो बात हमें बताएं ना कि जो कानून की पासदारी उन्होंने की थी, जब उनको 1.5 मिनट में 13 हिफाजती बेल्स मिली थी और जज साहब ने कहा था आप गाड़ी से भी ना निकले, हम आपके पास गाड़ी में आ जाएंगे, आप उधर ही साइन कर दें हमें। और फिर जब पुलिस उनके वारंट, मैं तो भूल भी गई हूँ मेरे ख्याल में कितनी दफा पुलिस उनके वारंट कोर्ट से लेके गई थी उनकी अरेस्ट के, तो क्या तमाशा वहाँ जमान पार्क में बाहर था। वो शोएब शाहीन की बेहाल में मेमोरी कमजोर है, उनको भूल गया है किस तरह पेट्रोल बम वहां फेंके जाते थे, किस तरह पुलिस की गाड़ियां जलाई जाती थी, किस तरह पुलिस वालों के सर फाड़े जाते थे। वो तो बड़ा कानून की पासदारी हो रही थी, आइन की पासदारी हो रही थी। और फिर जनाब मोहतरम इमरान खान ने जब असेंबली डिसॉल्व कर दी, नेशनल असेंबली, जो कि सुप्रीम कोर्ट को फिर रिस्टोर करनी पड़ी, बड़ा वो आईनी काम किया। फिर जनाब जो गैर आईनी तौर पे अपना पंजाब की असेंबली डिसॉल्व की, गैर आईनी तौर पे केपी की असेंबली डिसॉल्व की। चेयरमैन तो कर ही नहीं सकता पार्टी का डिसॉल्व। मिन्नतें की परवेज इलाही ने, मिन्नतें की महमूद खान ने कि खुदा के लिए आप हमें चलने दें, हमें काम करने दें। उनका नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं 2/3 अक्सरियत लेके आऊंगा। देखे फिरौनियत का जो है ना नतीजा सबके सामने। अब कल देखें क्या होता है। जो ओपन एंड शट केसेस इस वक्त इमरान खान फेस कर रहे हैं ना, शोएब शाहीन साहब आप उन पे गौर करें, उनकी फिक्र करें। नवाज शरीफ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जितने जुल्म उन पे किए गए ना पिछले 4 साल में, ना सिर्फ उन पे, उनकी बेटी पे, उनके पूरे खानदान पे, वो पूरी पार्टी पे उनको कैदो बंद में रखा गया, डेथ सेल में रखा गया। अच्छा। उनके पास जो बैठने की कुर्सी जो थी वो भी कल उन्होंने आपको बताया किस तरीके की थी। लेकिन अल्लाह ताला ने, उन्होंने अल्लाह के हाथ में अपना पूरा मुकदमा दिया और अल्लाह ताला ने किस तरह उनको इज्जत बख्शी, किस तरह पूरा पाकिस्तान का निकला और उन्होंने उनको वेलकम किया। और उन्होंने जिस तरीके से उनको वालेहाना मोहब्बत का उनसे इजहार किया, ये इबरत का मुकाम है। अगर इनको ये अगर इबरत सीखने की इनमें कोई हिम्मत और हौसला हो। शोएब शाहीन साहब बहुत जुल्म हुए, कल तो उन्होंने पूरी अपनी दास्तान भी सुना दी, हर आंख खश्क बार थी। आप भी सीखें इनसे किस तरह माइनस होके प्लस हुआ जाता है, तदब्बुर करें, जरा जाके कहें चेयरमैन साहब को अपने। देखें उज़्मा साहिबा जो फरमा रही है ना, मेरी बहन, ये जो 4 साल पिछले की बात कर रही हैं, वो पिछले 4 साल वो करप्शन के उस पैसों से वनफी डिपार्टमेंट में बैठा हुआ था, जहां उसने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था ये हैं वो जराए, ये हैं वो रसीदें जो मैं पेश करूंगा जी। और बिल आखिर वो एक कतरी खत लेकर आ गया, जिसको बाद में उसको भी रिफ्यूज कर दिया कि जी ये तो हमने लिखा ही नहीं था, हमने तो बताया ही नहीं था, उसको वापस आपकी सारी जाली रसीदें जो तोशे खाने की सारी जाली रसीदें थी, आप उनका तो पहले जवाब देना। नहीं जवाब उनका तो जवाब देना पहले आप, बंद कराएं ताकि मैं जो आने और डिक्लेयर भी नहीं किया आपने जाके, उनका तो जवाब दें पहले आप। बंद कराएं जी, इनका माइक और जो साइफर हला के उसकी कहानियां बनाई, उसका तो जवाब दें पहले आप। अच्छा 1 मिनट, 9 मई का तो जवाब दें पहले आप। बात तो सुन लें, आपकी बात में बोला कोई नहीं, एक बात तो करने देना, मैं आता हूं आपकी तरफ। और जिन जुल्मों की आप बात कर रही हैं पिछले 4 साल में, 3 साल आप इमरान खान के पीछे पीछे फिरा करती थी,
आपके भाई हमने बड़ा उसके ऊपर एतबार, बड़ा एतमाद किया था, उसने हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई थी, उसको कदर ही कोई नहीं है वफादारी की, उसने अपने सारे वफादार लोगों को उस्मा साहबा एक मिनट अपने से यूं परे फेंका जैसे मुझे वो माइक कभी बंद एग्जिस्ट करना नहीं पड़ करते जाएगा। थे। उस्मा आपको साहबा, क्यों इस वक्त इधर देखे ना मेरी तरफ, इधर क्योंकि देख। सारे उनके पुराने लोग जो है, सारे नजरियाती लोग जो हैं, उनको उन्होंने जिस तरह से दूध में से मैं ब्रेक ले मक्खी लूं, निकालते उस तरह उठा के बाहर फेंका सारों को। बोलने नहीं दे रही ना, गलत बात है ये। फसली बटेरे अपने इर्द गिर्द जमा किए। चलें जी, एक ब्रेक ले लेते हैं भाई, ब्रेक ले लेते हैं, फिर शोएब शाहीन से बात करेंगे। ब्रेक। नंबर 2 एक बार फिर से खुशामदीद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस्मा साहब के बीच में नहीं, बारी बारी आपने बात करनी सबने। शोएब शाहीन साहब, आप बात कर रहे थे जी, वही सवाल के नवाज शरीफ के साथ इतना जुल्म हुआ है, सीखें उनसे। जुल्म के बाद, हर अंधेरी रात के बाद एक सूरज तुलू होता है, और वो बड़े आबोताब के साथ तुलू होता है। नवाज शरीफ का हो गया, अब सब्र करें। देखिए, पहली बात तो यह है कि पिछले 4 साल से वो एवनफी डिपार्टमेंट में बैठे हुए थे, जो करप्शन के पैसे से उन्होंने बनाया, और आज तक ये साबित शुदा है। इसलिए कि आज तक उन्होंने नहीं बताया कि ये किसका है। पिछले 30 साल से वो और उसकी फैमिली रह रही है। ठीक है सर। लिहाजा वो पाबंद हैं इसको बताने का, और इस वक्त दोनों केसेस में वो कन्विक्टेड है, मुजरिम है, और इश्तिहारी मुजरिम है, सजा याफ्ता है। आगे कोर्ट क्या फैसला करती है, दैट डिपेंड्स। लिहाजा आज जो कुछ भी ये कह रही हैं मैडम उस्मा साहिबा, उनसे सवाल ये है कि वो कल तक, यानी साल पहले तक, वो इसी पीटीआई का हिस्सा थी, और इनके इर्शादात, फरमूदात इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए आप जरा उठा लें। ठीक। लेकिन जब ये लोटी हो गई बाकी लोगों के बोला नहीं। आप देखें, आप अपने अल्फाज का चुनाव जरा बेहतर करें, वरना आप मुझसे सुनेंगे शोएब साहब। आप मेहरबानी करें, तमीज के दायरे में रहें। चलें। आप लॉयर होंगे अपने घर में, आप अपने घर में लॉयर होंगे, आपने खबरदार को इस तरह के फजूल, चले रिलैक्स, आपने चले आप पर्सनली सर एक दूसरे को नहीं। इज्जत अगर चाहते हैं तो फिर दूसरों की भी इज्जत करनी सीखें। डिफेक्शन चले अब सर पर्सनल आपने भी नहीं होना, वो मेरी मर्जी है। आप कुछ कहने वाले कौन होते हैं? आप अपनी बात करें। चले आप अपनी बात करें। उस्मा साहबा, सर आपसे भी रिक्वेस्ट है, अखलाकियात, मेरी मर्जी, मैं जहां पे जाऊं आगे बोलने देना बस, ठीक है। बात मेहरबानी करें, माजरत करें मुझसे, ये माजरत करें मुझसे। चले वो कर रहे हैं, बात तो करने दें, आप वहां जाएं, फिर बैरिस्टर साहब की तरफ जाएंगे हम। ठीक है सर। सर पर्सनली ना करें, आगे बढ़े ना, आप लॉजिकली बात करें। क्या बनेगा नवाज शरीफ का? डिफेक्शन कर गए, चले मैं अल्फाज का इस्तेमाल ये कहता हूं, जो डिफेक्शन कर गए उन लोगों को जब आपका आईन इजाजत देता है कि आप कहीं भी वोट डाल सकते हैं, आप जाके अपना आईन बात करने देना, इस तरह नहीं होता, बात करने दें, बात करने दें, फिर आपकी बारी आएगी। डिफेक्शन का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? चलें, आपकी बारी आएगी, आपने ये सारी बातें कर। हमारे आईन ने हमें इजाजत दी है, हम जहां मर्जी जाके वोट डाल सकते हैं। बाद में अगर उसका खुमियाजा भुगतना होगा तो वो बात की बात होती है। क्या इलेक्शन कमीशन ने क्या आपको उस एमपीए की सीट से हटाया नहीं है? आप बता दें, नहीं हटाया तो मैं अल्फाज का ये बताती हैं, अपनी बारी में बताती हैं। आप मुझे हटा नहीं सकते थे, मुझे 63A ने प्रोटेक्ट किया था। आप मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते थे, मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते थे। आपने हटाया या नहीं हटाया? मुझे हाँ या ना में जवाब दे दें। हटाया। आपको हटाया? आप इस आपका जो बंदयाल साहब है, उन्होंने बंदयाल साहब ने तशरीह करने की बजाय कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया था। पॉइंट खत्म हो गया। दे जी, इस पॉइंट पे बात करें, फिर बैरिस्टर साहब की तरफ जाना है। बैरिस्टर साहब का टाइम ज्यादा खा रहे हैं हम। अब सर मुझे एक बात का ये छोड़ दें सर, ये पर्सनली आप फिर इस तरह बहस शुरू हो जाती है। नवाज शरीफ के साथ और कल इमरान खान के साथ क्या होने वाला है? फर्द जुर्म वर्सेस नवाज शरीफ, जिनके केसेस अदालतों में दोबारा चलेंगे। आप जरा पिक्चर बताएं, क्या कानूनी प्रेडिक्शन आपकी है, ये बता दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये साहब नवाज शरीफ साहब एक इस वक्त कन्विक्टेड मुजरिम हैं। ठीक है। वो जब आएंगे, वो अपील अपनी रेस्टोर करने की दरख्वास्त जमा कराएंगे। रेस्टोरेशन जब तक नहीं होती तब तक वो जेल में रहेंगे, और अगर रेस्टोरेशन भी हो जाएगी तब भी उनका बेल का मिसयूज वो कर चुके हैं, जमानत का। उन्होंने जमानत की जब तक एप्लीकेशन उनकी एक्सेप्ट नहीं होती, जो कि नहीं हो सकती, जिस शख्स ने मिसयूज ऑफ बेल किया हो तो वो उसकी जमानत नहीं हो सकती। लिहाजा उन्होंने जेल नहीं जाना है 24 को, उनके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है इमरान खान के खिलाफ, वो फर्द जुर्म वाली बात जब आएगी, वो कल के लिए रखा हुआ है।
उसका हमने हाई कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर रखी है। जो साइफर वाला केस है वो गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम की है इन्होंने, जो ये पिटीशन ये बना के पर्चा करके। मुझे ये बताएं, आज भी जिस शख्स ने यानी आपके पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया हो, जिसके लिए वो पाबंद है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, आप कहते हो वो मुजरिम है। जिन्होंने ये कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उसको वजारत उज़्मा दे के आपने कह दिया आ जाएं जी, आप मुद्दई बन जाएं। हाउ इट इज पॉसिबल? क्या इस तरीके से जो आपका नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मैटर गया, 2 दफा डिमार्श हुआ और शहबाज शरीफ ने खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि जब आप इसमें धमकी आमेज गुफ्तगू थी, कौन साजिशी अनासर मुलव्वस हैं, उस पे हम एक हाई पावर्ड कमीशन या इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे, लेकिन नहीं बनाया चुका। अब बात सिंपल ये है कि इस केस की कोई कानूनी और लीगल हैसियत नहीं है, क्योंकि आइन के मुताबिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर है जिसने ये डिसाइड करना है ठीक कि कौन सी बात अवाम में लेकर जानी है और कौन सी नहीं लेकर जानी है। डन हो गया सर, ये आपका पॉइंट बाय कर ले। बैरिस्टर साहब, आपको क्या लगता है इसी चीज से शोएब शाहीन साहब की दोनों चीजों से इत्तेफाक करेंगे, वो भी जेल में, और साइफर वाला केस तो है ही मजाक, और नवाज शरीफ को हैज टू गो टू जेल? देखिए, इसमें इत्तेफाक और अदम इत्तेफाक की बात नहीं है। कानून में, अदालतों में दोनों मामला हैं। साइफर का मामला भी अदालत के अंदर है और वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा भी हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं। तो कहानी तो ये लोग खोलेंगे, अदालत तो उस पर फैसला करेगी। अब जो इनकी स्टेटमेंट्स आएंगी या जो सबूत होगा उस पर अदालत फैसला कर देगी। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर साइफर का एक ड्रामा तो लगाया गया, उसे सियासी इस्तेमाल के लिए, और फिर उनकी ऑडियो भी आ गई कि इसके साथ खेलो, इसे हम मज़ीद खेलेंगे। तो वो बाद में करते करते पहले उन्होंने अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया, फिर कहा नहीं अमेरिका नहीं था, ये पाकिस्तान में साजिश हुई थी। फिर जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम लगाया, फिर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की बात करते रहे। तो वो अब साइफर की हकीकतें खुलेंगी और ये लोग खुद खोलेंगे जो इस वक्त वहाँ पे अदालतों में पेश हो रहे हैं। वो जो मुदाखलत वाली बात हुई थी सिक्योरिटी कमेटी की, कि जी मुदाखलत का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल कर लिया था, जी मुदाखलत हुई है, उसको कहाँ लेकर जाएंगे? वो ये उस पॉइंट के ऊपर तो कानूनी जंग लड़ सकते हैं ना, कि जी आपकी तो उसी वक्त कह दिया ना आपकी सबसे हायर अथॉरिटी ने पाकिस्तान में। देखिए, अदालत के पास ये मामला है, अदालत फैसला करेगी। हमें कोई अभी जब अदालत फैसला करेगी फिर कर लेंगे, मामला सब जुडिस है। हम क्यों अपने फैसले सुना दें कि हम ये फैसला होगा। और आपके नजदीक साइफर, आपके नजदीक, आपकी पार्टी के नजदीक क्या मौकफ है ना, बार बार पूछते हैं आपसे। तो साइफर के नजदीक मैंने मौकफ अपना दे दिया है, ठीक है, कि उसे एक तमाशा लगाया गया, सियासी बनाया गया। आपके जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं उनका इस तरह तमाशा नहीं लगाया, ये सिर्फ बात है। ये बात तो ना वजीर आजम का काम है कि वो लहरा लहरा के ये चीजें लिखाए, तो इसलिए ये अलग बात है। अब आते हैं, आपने जो अजीम लीडर नवाज शरीफ साहब के बारे में, मियां साहब तो कॉन्विक्ट हैं, ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। और हम ना कभी किसी को मुजरिम गर्दानते हैं ना बनाते हैं। हमने मियां साहब के ऊपर कोई केस नहीं बनाए, जिन्होंने बनाए फैसला हुआ। मियां साहब कैसे गए वो इनकी हुकूमत थी, ये जाने, अब वापस आए हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान में हर कॉन्विक्ट को ये सहूलत होगी कि उसे SSP IG जाके सैल्यूट करे, उसे हाई कोर्ट वाले जाके उसके फिंगरप्रिंट्स मशीन ले जाके छुट्टी वाले दिन एयरपोर्ट के ऊपर करे? क्या इतनी सबके लिए, क्या पाकिस्तान में सबको ये सहूलतें हैं? अगर हैं तो ठीक है। दूसरा तासुर ये है कि मियां साहब तो अपना ये तासुर कायम करने में कामयाब रहे कि अब उनके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है और वो डील करके आ गए हैं। कल सारा दिन यही जोर लगाया PMLN ने बताने के लिए। तो क्या अब हमारी एस्टेब्लिशमेंट को जवाब देना है? क्या उन्होंने कोई नया बच्चा गोद में लिया है? क्योंकि मुझे तो उम्मीद है अब जनरल आसिम साहब से, आसिम मुनीर साहब से, कि वो कोई ऐसे जनरल नहीं थे कि वो 7वें या 5वें नंबर से ऊपर आए थे। वो तो सीनियर मोस्ट जज हैं और सीनियर मोस्ट जनरल थे, तो उन्हीं का राइट था। मेरी बात पूरी सुन, उन्हीं का राइट था, वो बने हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वो, उन्हें ना तो एस्टेब्लिशमेंट को अब किसी नए को पालना पड़ेगा और ना किसी सियासतदान को नए अब्बा की तलाश होना चाहिए। पाकिस्तान इसी मुसीबत में फंसा रहा है, इसी गर्दाब ने इसका बेड़ा गर्क किया है
ये लाडलों के खेल ने बर्बादी की है। एक लाडला जेल में, दूसरा लाडला बाहर, एक लाडला तख्त पे, दूसरा लाडला तख्ते पे। तो ये काम अब बंद होना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड दें, पॉलिटिकली सबको उनके दें। और मैं अब हम लोग जो देख रहे हैं आगे कि मियाँ साहब पॉलिटिकल रोल क्या अदा करते हैं। एक रोल तो उनका हुआ, अब मियाँ साहब ने आने वाले दिनों में ये साबित करना है कि वो पाकिस्तान के 3 दफा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं। हमारे साथ उन्होंने COD साइन किया हुआ है। इस COD के कुछ तकाजे हैं। अब हमने 16 महीने उनकी हुकूमत में खामोशी से गुजारे। इनके इख्तलाफ राय रहा, मिफ्ता और इसाकदार लड़ते रहे, इनकी लड़ाइयाँ जारी रही, हम खामोश रहे। हमने इन्होंने जितनी कानून साजियाँ करनी थी मियाँ साहब को रिलीफ देने के लिए, हमने इनका साथ दिया, क्योंकि हमें कोई खौफ नहीं है। मियाँ साहब आए इलेक्शन में, अगर हिस्सा उन्हें कानूनी इजाजत देता है तो ले, हमें तो किसी से डर नहीं लगता, ना हम किसी को मैदान से बाहर करके खेलने के आदी। तो इसलिए हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब मियाँ साहब ने कदम आगे बढ़ाना है। अब उन्हें ये बताना है कि पाकिस्तान को क्या इसी तरह का एक तमाशा लगेगा कि जैसे पहले था कि कप्तान आएगा और वो बचा लेगा। जैसे वो सुनाता था कहानी कि 100 गीदड़ों की फौज का एक शेर अगर हो सिपा सलार तो ये हो जाता है। वो ये झूठी कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है। कौम को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे होना है। मिसाके जमहूरियत को आगे बढ़ना है। मिसाके जमहूरियत में माइनस PTI ने आगे बढ़ना है ना जी, मिसाके जमहूरियत में PTI ने आगे बढ़ना है, यही है। चलो एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, इसी पॉइंट के ऊपर आपसे बात करेंगे। लेकिन मेरे नजदीक इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, यानी अगर जनरल आसिम साहब की बात की जाए, मेरे नजदीक न्यूट्रल है। आगे आपकी मर्जी, ब्रेक के बाद जी बात करें जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। बैरिस्टर साहब, आप कुछ लास्ट में कहना चाह रहे थे, 10 सेकंड में कंप्लीट करें, फिर उज़मा साहबा की तरफ। जी सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि अब पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। ये लड़ाइयाँ, ये लाडले पालना, मैंने जो आपने बात कह दी, मैं जनरल आसिम मुनीर साहब को बिल्कुल न्यूट्रल समझता हूँ। और उनसे तकाजा भी एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ये है कि अगर कोई सियासी जमात खुद को उनके साथ जोड़ना चाहे तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और मुसल्लह क्लियर करनी चाहिए अपनी पोजीशन, खुद को अलहदा करना चाहिए। एक बात, हमारे पास ISPR मौजूद है, वो इन चीज़ों को अलहदा करे। ये तमाशा अब खत्म होना चाहिए। कभी किसी सियासी जमात ने जनरल ज़िया की तस्वीरें लगा के अपनी सियासत की, फिर किसी ने जनरल मुशर्रफ की तस्वीरें लगा के सियासत की, फिर किसी ने जनरल बाजवा की तस्वीरें लगा के सियासत की। आजकल अब कोई जनरल आसिम की अगर तस्वीर लगाता है तो ISPR को उसकी तस्दीद करनी चाहिए और बताना चाहिए कि पाकिस्तान में ये इदारे जो हैं उनका किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल है और पाकिस्तान के अंदर उनका सियासत में कोई दखल अंदाज नहीं है। ठीक है सर। अगर कोई सियासी जमात उनके साथ खुद को नथी करके तो अपनी पोजीशन बनाना चाहती है तो हमारी ISPR को उसकी तस्दीद करनी चाहिए। हम इसके मुंतज़िर। ठीक, नहीं जी, उज़मा कारदार साहबा, अब आपकी बारी है। अब आप बोलें, तब नहीं बोलना था। तो मेरे ख्याल में मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितनी भी हमारी सियासी जमातें हैं, खुदारा इस्टेब्लिशमेंट को इस तरह बीच में ना घसीटा करें। आसिम मुनीर साहब बहुत प्रोफेशनल हैं और कोई उनका सियासत से लेना देना नहीं, वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं और उनके नीचे जो कमांड भी बिल्कुल न्यूट्रल है। और वो इस वक्त अपने पूरी तवज्जो के साथ हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ हैं और अफ़गान बॉर्डर पे जो स्मगलिंग है, पूरी उनकी सरतोड़ कोशिश से वो डॉलर जो है वो अब नीचे आ रहा है। तो वो हमारी आइन के मुताबिक हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त टोटल काम कर रही है। मैं बैरिस्टर साहब ने भला किया कि जो इन्होंने याद करा दिया हमें उस ऑडियो लीक का जो इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के दरमियान थी कि लेट्स प्ले विद द साइफर। तो मैं शेब साहब को ज़रा याद दिलाती चलूँ कि वही आज़म खान जो हैं उन्होंने अपना हल्फिया बयान एक मैजिस्ट्रेट के सामने दे दिया है, जो कि अब पब्लिक भी हो गया था और उसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि किस तरीके से उन्होंने इसके साथ खिलवाड़ की, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। बाद में उन्होंने 6 इमरान खान ने अपनी कहानियां भी बदली, आखिर में ये भी कहा जी साइफर तो कोई था नहीं। तो ये कोई बात नहीं होती कि आप मुल्क के जो नेशनल इंटरेस्ट और सोवरेनिटी को यूं हवा में लहरा के मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करें और डिमाश की बजाय आप पूरी पब्लिक में एक तमाशा बनाएं। बहरहाल कल देख लेते हैं उसका क्या फैसला आता है। मदर ऑफ ऑल डील्स तो 2018 में हुई थी जब RTS बैठ गया था जी, और फिर उसके बाद वो मदर ऑफ ऑल डील्स चलती रही जब नो कॉन्फिडेंस आया और उसमें भी खींचातानी करके वोट्स दिलवा के इनको दोबारा PM बरकरार रखा गया।
मदर ऑफ ऑल डील्स तब भी आई, ये बैरिस्टर साहब गवाह होंगे, जब चेयरमैन सेनेट को इनके पास वोट नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी का चेयरमैन सेनेट भी लगवा लिया। वो वोट कहां से आए थे कोई पता नहीं। वो मदर ऑफ ऑल डील्स वहां से चलती आ रही है। कल जो नवाज शरीफ साहब आए हैं वो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, उन्होंने सरेंडर किया है, उन्होंने कानून के मुताबिक हिफाजती जो उनको बेल मिली उसके मुताबिक 24 तक उन्होंने कोर्ट से रिलीफ लिया। लेकिन वो एक बात तो सही है ना, जिस तरह नवाज शरीफ साहब आए उनको प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह रियासत के एक मुलाजिम ने उनको सल्यूट आपके प्राइम मिनिस्टर रहे, फॉर गॉड सेक। 3 दफा आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे। तो ये किस किताब में लिखा है कि आप जब प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे आपको सल्यूट पड़ेंगे? नहीं, कोई सल्यूट की बात नहीं है, ये सिक्योरिटी के मसले होते हैं। सिक्योरिटी आपने इंश्योर करनी होती है अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर की। आपको पता है कि जो एवन फील्ड और अजीजिया में एहतसाब, फिर तो शौकत अजीज साहब को बुला के उनको भी सल्यूट मारना चाहिए। ये मेरी बात सुनने, एहतसाब अदालत ने फर्दे जुर्म आयद किया उनकी गैर मौजूदगी में, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आईनी है। ठीक है, वो इसके मुतालिक भी अब उनकी जो पूरी जो लीगल टीम है, आज उनकी मुशावरत हुई है, वो सारों को सब ऑन बोर्ड है, सबको पता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। वो कल इस्लामाबाद जा रहे हैं, वो कोर्ट में पेश होंगे। तो ये गम ना खाएं, ये फिक्र ना करें, नवाज शरीफ भागने वाले नहीं है, वो रूल ऑफ लॉ में यकीन रखते हैं। भागने वाले नहीं उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती हुआ, नहीं भागने वाले नहीं, कहां नहीं भागेंगे। अब देखें वो भाग के तो गए थे, वापस आने वाले। बंदयाली कोर्ट के होते हुए, गुड टू सी यू वाली कोर्ट के होते हुए क्यों आते? आपको पता ही नहीं क्या उस वक्त तमाशे लगे हुए थे हमारे मुल्क में। वो जो एक हमख्याली बेंच चल रहा था। शुएब साहब, अप टू यू सर। एक तो भागने वाले नहीं, और जाते जाते मुझे बैरिस्टर साहब से भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। 9 मई में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। मुश्किलात आपकी मजीद बढ़ेंगी, एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल आन पड़ी आप पर। अब आपके ही कंधों के ऊपर है कानूनी जंग लड़ना। जनाब शुएब साहब, आपका माइक म्यूट है। वेरी मैंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब की आप जरा स्टेटमेंट देख लें, जो खुद कहता है हम डील करके गए थे। सुरूर पैलेस जब ये 10 साल के लिए गए थे, क्या डील करके नहीं गए थे? वापस आके झूठ बोला कि हमने 5 साल के लिए गए थे। खैर छोड़े, जिसने डील करके जाना है, डील करके वापस आना है, वो डीलर तो हो सकता है, वो लीडर नहीं हो सकता। जिस शख्स का मरना जीना 2018 की डील की पहले आप वो उसका पहले जरा बात कर लेना, टाइम कम है। जिसका मरना जीना पाकिस्तान में नहीं है, वो सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए पाकिस्तानी रियाया, उनका मरना जीना पाकिस्तान में है। उनको हर दफा जबरदस्ती, हर दफा एक आईनी और कानूनी वजीर आजम को निकाला जाता है, साजिश करके निकाला जाता है। उनका बिल्कुल कोई दिल है ना, वो जाना चाहते हैं। लिटरली माइक बंद करना पड़ेगा उनको। आपने जो सुप्रीम कोर्ट में जो पनामा का केस हुआ था, उससे बड़ी जुल्म और ज्यादती हो नहीं सकती है। और आज वो सारे मोहरे जो है वो एक एक करके तक पहुंच रहे हैं। अच्छा, एक मिनट आप 10 सेकंड में बात कंप्लीट कर लें। शुएब साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाहिद बंदा है जो कि पैसे लगाने के लिए बाहर जाता है, कमाने के लिए पाकिस्तान में आता है, बाकी सारे कमाने के लिए बाहर जाते हैं, ये कह रहे हैं पीटीआई। खुदा के लिए अच्छा ना कोई खुदा खौफी कर ले, खुदा खौफी कर ले। ये आपका फॉरेन फंडिंग का केस है, पहले उसका जवाब साहब आप बोल रहे हैं। आपने लाखों डॉलर जो है वो लॉन्डर करके आप लेके आए, पहले उसका जवाब दें। ऑलरेडी ये पाकिस्तान इसमें अंडरटेकिंग दे चुके हैं कि वो कोई भी इस पे ट्रायल नहीं शुरू करेंगे, और जब तक के कोर्ट को इन एडवांस ना इन्फॉर्म करें। कोर्ट ऑलरेडी उसमें स्टे दे चुकी है, और कल सुबह लगा हुआ है, इंशाल्लाह हम पेश होंगे। और हम समझते हैं कि इसमें सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो ही नहीं सकता। बैरिस्टर साहब यार, उनको बैरिस्टर साहब की बारी है ना, सीक्रेट एक्ट जरा पढ़ ले जाके। चलें बैरिस्टर साहब को बोले ना, फिर आप बोलिएगा। बैरिस्टर साहब आप पॉइंट दें। शुएब साहब, मैं समझता हूं माजरत अब सीरियसली ये सारे चले, कोई डील करता रहा है, इन सब ने की है, अब एक कदम आगे बढ़े और कोई डील अवाम के लिए करे। मैं आपसे एक सवाल छोड़ के गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अब ये फोर्स करना चाहिए कि भाई पीटीआई को भी दहाड़े में लेकर आओ और चार्टर फॉर डेमोक्रेसी में इनको भी इंक्लूड करो। ये मेरी आपसे डिमांड है, आप बोलें। वो सियासी बात करें ना, वो 9 मई वाली ज़हन साजी तो ना सामने लेके आए यार। आप तो ना बोले, सियासी जलसे करें। उनकी बात उनसे पूछा मैंने। 1 मिनट जी फरमाइए सर। ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हम सारे शामिल सबको करना चाहते हैं,
लेकिन जिसका डेमोक्रेसी से ताल्लुक होगा वही इसमें शामिल होगा ना। सियासी जमातों को हम शामिल करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई सियासी रवैया ना रखे, बात तो सुनने में लाना था प्लीज, अगर कोई सियासी रवैया ना रखे तो हम उसे कैसे रखें? आइए सियासी जमात बने। अब तो ये तो इस वक्त जुडिशल पार्टी बनी हुई है, जनरल उसकी जस्टिस इफ्तिखार वाली, सारे वकील ही आके बैठ गए हैं, इनके वजीर आए, कोई पार्टी की सरबराही संभाले, इनके पॉलिटिकल लोग आए और बात करें। अब बात तो उनसे होगी ना जो पॉलिटिकल होगा, तो जरूर अगर कोई पॉलिटिकल यानी आपने शुएब शाहीन साहब से बात नहीं करनी? नहीं, शुएब शाहीन साहब बन के आ जाए, सदर बन के आ जाए पीटीआई के, ड्यू प्रोसेस है, हमें क्या खराब। वो तर्जुमान है, तर्जुमान है, हो गए इनके चेयरमैन बनने के, वो तर्जुमान है भाई। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो टाइम खत्म हो गया सर, माजरत आपका पॉइंट रह गया, लेकिन शुएब शाहीन साहब, आमिर साहब, उस्मा साहब, बहुत शुक्रिया। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।